ओके। सो यूनिट जो 4 है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस वाला पार्ट, वो थोड़ा अच्छी तरह से देखना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल सेक्शंस रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सिमुलेटर्स है, सिमुलेटर्स में भी वो सब हम कर पाएंगे। एज्यूम करते हैं हम एक बार देखेंगे, कर पाएंगे तो अच्छा होगा। सो कैसे डिफरेंट मेमोरी चिप्स लेके मेमोरी, बड़ा मेमोरी ज्वाइन करते, हम मेमोरी मैप क्रिएट करते, वो सब हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। बात मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि वो लॉजिकल सेक्शंस है। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस और पाइपलाइनिंग जो सेक्शंस होता है वो दोनों पार्ट कवर करेंगे। सो हम मेरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो पार्ट है उसमें हम बहुत कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। सो ये पर्टिकुलर रेफरेंस बुक जो है हमारा, जो मॉरिस मैनो का जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक बोल सकते हो तुम, ये तुम फॉलो कर सकते हो। हम लोगों ने जो डिफरेंट ई बुक्स शेयर किया है वो ई बुक तुम पढ़ सकते हो। वहाँ पे मॉरिस मैनो का भी ई बुक है। ये पर्टिकुलर जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स में हम जो जो चीज कवर करेंगे वो ये है मेमोरी हायरार्की, जो तुम जानते हो। जस्ट हम एक बार बोल देंगे। मेन मेमोरी का जो सेक्शंस है, मेन मेमोरी तुम जो चीज जानते हो उससे भी ज्यादा हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे चिप लेवल में देखेंगे कैसे काम होता है। इसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, कैचे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। इसका जो एसोसिएटिव मेमोरी, कैची मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का जो पोर्शन है, यहाँ पे कैसे कौन सा टेक्निक से हम डेटा को स्टोर करते, डेटा को कैसे फेच करते, वो टेक्निक हम देखेंगे। और देखेंगे क्यों इसका जरूरी है, मानी इसका नीड क्यों है, एसोसिएटिव मेमोरी, कैचे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। सो कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो तुम करोगे और एग्जाम में आ सकता है, वो एसोसिएटिव मेमोरी, कैचे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी में बिलोंग करते। और जो मेन मेमोरी का जो पोर्शन है वहां पे भी तुमको कुछ डिजाइन दे सकते। हम देखेंगे क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी मेन मेमोरी में आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते पहले मेमोरी हायरार्की में। हम लोग जानते हैं जो हमारा जो मेमोरी हायरार्की जब हम बोलेंगे, तब मेमोरी एक्चुअली यूज होता है कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। हमारा जो डेटा और प्रोग्राम से हम कंप्यूटर सिस्टम्स डील करते, ये कंप्यूटर सिस्टम्स जब डील करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, हमारे पास कुछ मेमोरी होना चाहिए। वो जो मेमोरी जो सिस्टम्स है, टोटल जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, जो स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर्स में, वो कुछ हिसाब से, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। कैपेसिटी और स्पीड और हम कॉस्टिंग्स के हिसाब से भी हम मेमोरी को थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोर्शंस, तुम जानते हो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है। रजिस्टर्स होता है, कैचे मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। रजिस्टर्स के बारे में हमने डिटेल्स कुछ बोल दिया है। जो हम जो फ्रीक्वेंसी को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने वाले हैं, और इंटरमीडिएट कुछ रिजल्ट्स को जब हम स्टोर करने वाले हैं, तब हम रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं, रजिस्टर्स के यूज करेंगे। रजिस्टर्स थोड़ा सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद जो कैसे मेमोरी होता है, वो पर्टिकुलरली जो इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा तुम फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, वो पर्टिकुलर जो थिंग्स है वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, हम देखेंगे। इसके बारे में कैसे मेमोरी के डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। मेन मेमोरी में तो नॉर्मली हमारा जो मेमोरी होता है, रैम होता है, रोम होता है, उसके अंदर मेरा जो इंस्ट्रक्शंस, मेरा डेटा स्टोर होता है, ऑपरेंड स्टोर होता है।
और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेरा मेमोरी में एक्चुअली मेरा बैकअप के लिए यूज होता है, कोई फाइल के अंदर हम मेरा डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो डिफरेंट जो टेक्निक्स है डेटा को स्टोर करने का, और डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में थोड़ा अलग है और उसका पर्पस भी डिफरेंट है। सो ये एक्चुअली मेमोरी हायरार्की है। तुम देखोगे तो स्पीड के हिसाब से जब रजिस्टर्स का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, सो और सेकेंडरी जो मेमोरी होता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, सबसे कम होता है। जो कैपेसिटी बोलोगे तो सेकेंडरी स्टोरेज का कैपेसिटी भी ज्यादा होता है, बट रजिस्टर्स का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है। सो इसके हिसाब से हम मेमोरी हायरार्की यूज करते, क्योंकि मेरा जब प्रोग्राम्स रन करेगा कंप्यूटर सिस्टम्स में, जब स्टोरेज हम यूज करेंगे, ये सब कुछ मेमोरी का जरूरत होगा। सो हम देखने वाले हैं अभी जो मेमोरी हायरार्की होता है, या फिर तुम जो पिक्चर देख रहे हो, मेन जो सीपीयू है, सीपीयू कैसे मेमोरी और मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शंस फ्रीक्वेंटली, जो जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज करते, वो पर्टिकुलर डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कैचे मेमोरी में स्टोर करते। सो कैचे मेमोरी और मेन मेमोरी के अंदर एक कम्युनिकेशंस होता है, और सीपीयू के साथ कैचे मेमोरी और मेन मेमोरी का कम्युनिकेशंस होता है। बट तुम जब सीपीयू के साथ डायरेक्टली कोई सेकेंडरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी मेमोरी का कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली सीपीयू उसको कम्युनिकेट नहीं करते। सो एक्चुअली जो मेन मेमोरी और जो सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अंदर एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है। वो पर्टिकुलर प्रोसेसर्स क्या करते हैं, तुम्हारा जो सेगमेंट जो मेमोरी में अभी चल रहा है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट को वो सेकेंडरी स्टोरेज में राइट कर देते हैं और ले आते हैं। और जो पर्टिकुलर डेटा को, जो पर्टिकुलर सेगमेंट को रिक्वायरमेंट है अभी रन करने के, वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में ले आते। सो ये पर्टिकुलर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी को कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को स्टोर करना, डेटा को फेच करना, ये करने के लिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का जरूरी है। ये जो इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर्स है, वो कैसे वो चीज करेगा, कैसे रीड ऑपरेशंस होगा, कैसे राइट ऑपरेशंस होगा, कोई इंटरप्ट आएगा तो कैसे हम इसको डील करेंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट जब हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे तब ये पार्ट हम कवर करेंगे। बट इसमें ये पर्टिकुलर जो हायरार्की में तुम देख रहे हो, यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी के साथ डील कर रहा है। जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स तुम्हारा रन कर रहा है सीपीयू में, वो तुम्हारा मेन मेमोरी में और कैशे मेमोरी में स्टोर है। वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स का जो जिसका जरूरी नहीं है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स तुम क्या कर सकते हो, एक्चुअली कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू वो पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो मेन मेमोरी का सेगमेंट्स है वो ज्यादा नहीं होता, वो आप पे फ्री स्पेस नहीं होगा, तो वो पर्टिकुलरली मेन सेकेंडरी स्टोरेज में उसको स्टोर करेगा। और जो पर्टिकुलर सेगमेंट का अभी जरूरी है रन करने का, वो पर्टिकुलर सेगमेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स ले आके मेन मेमोरी में स्टोर कर लेते। वो मेन मेमोरी के साथ सीपीयू कम्युनिकेट करने के बाद वो पर्टिकुलर सेगमेंट अब रन होगा। सो ये पर्टिकुलर सिनारियो है, जो सिनारियो से हम सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो अब देखने वाले हैं हम जो मेमोरी बोलते, मेन मेमोरी जो बोलते। सो मेन मेमोरी का हम लोगों ने जानते हैं, जो मेन मेमोरी का नॉर्मली दो चीज हम सोचते, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होता है, और एक होता है रोम। बट उसका भी जो सेल होता है, वो सेल कैसे होता है, वो सेल कैसे कनेक्ट होता है, वो हम ये पर्टिकुलर पोर्शंस में पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हम जानते हैं जो ये पर्टिकुलर जो पोर्शंस होता है, पर्टिकुलर वो मेमोरी वोलाटाइल होते हैं। वहां पे हमारा जो डेटा स्टोर होता है एक वाट के हिसाब से स्टोर होता है। हमने देखा था एक वाट 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है, नॉर्मली इन जनरल 1 बाइट का भी एक वाट हो सकता है। जितना ज्यादा लोकेशंस रहेगा उतना ज्यादा डेटा हम स्टोर कर पाएंगे। उसका मेमोरी डिजाइन क्या है वो हम देखने वाले।
हम जब रैम के बारे में सोचेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम एक्चुअली प्रेजेंट। वन होता है डायनामिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। और दोनों जो रैम है उसका जो इंटरनल सर्किटरी है वो सर्किटरी में थोड़ा डिफरेंस है। उसका जो डेटा लेने का कैपेसिटी और उसका जो चार्ज होने का कैपेसिटी, उसमें जो डेटा स्टोर करने का जो टेक्निक वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके हिसाब से उसका कॉस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है और जो मेमोरी सेल का जो साइज वो भी चेंज हो जाता है। हम आप देखने वाले हैं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम बोलेंगे उसमें जो डायनामिक रैम होता है उसका क्या क्या फीचर्स है और उसका एक्चुअल सर्किटरी क्या है। हम देखेंगे जो डायनामिक रैम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टुडे। हम लोगों ने जो रैम यूज करते हैं हमारा कंप्यूटर्स में वो एक्चुअली डायनामिक रैम ही होता है। DRAM यूज द सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा। तुम यहाँ पे जो फिगर देख रहे हो यहाँ पे फिगर में एक ट्रांजिस्टर्स होता है और कैपेसिटर्स होता है। जो कैपेसिटर्स होता है कैपेसिटर्स में हम एक्चुअली डेटा को स्टोर करते। वहां पे यहाँ पे देख पा रहे हो। हेलो, हम लाइन में है तो हेलो हेलो। हाँ सर। ओके हाँ सर हाँ। ओके यहाँ पे देखो हम मेरा जो ट्रांजिस्टर्स होता है ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली कुछ नहीं है, कोई एक गेट है, कोई एक कॉम्बिनेशनल गेट भी हो सकता है। वो कॉम्बिनेशनल गेट के हिसाब से यहाँ पे जो स्टोरेज है मेरा जो कैपेसिटर्स है वो कैपेसिटर्स में मेरा डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे एक सेंस लाइन्स होता है और कंट्रोल लाइन्स होता है। उसका क्यों जरूरत है वो हम आएंगे, बट ये पर्टिकुलर फिगर्स देखो। यहाँ पे पर्टिकुलर कैपेसिटर्स जो है कैपेसिटर्स में ग्राउंड किया गया है। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज। क्योंकि कैपेसिटर्स हमने पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था 12 में। देखते हैं जो कैपेसिटर्स में हम जो जो चार्ज है वो चार्ज को हम स्टोर कर पाते। एक्चुअली यहाँ पे जब हम डिजिटल कंपोनेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो कैपेसिटर्स में हम चार्ज के हिसाब से कोई डेटा दैट मीन्स 1 और 0 बीट का स्टोर कर सकते। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? हेलो স্যার। हाँ স্যার বলছি রাজশ্রী বলছে যে ও একটা অন্য অ্যাকাউন্ট দিয়ে জয়েন করছে, তো ওকে একটুখানি অ্যাকসেপ্ট করতে। রাজশ্রী, আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া একটুখানি দাঁড়া। হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে। আর কেউ আছে এরকম জয়েন করবে? স্যার ঋতব্রত আমাকে বলেছিল, মানে ও আর কি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে মানে জানতো না যে আজকে থেকে শুরু হবে কিনা, তো ওকে স্যার একটু ইনফর্ম করে দিই। ওকে ইনফর্ম করে দাও। আমি এমনি তোমার করছি, প্রেজেন্ট করছি। ও যদি জয়েন করতে অসুবিধা হয় তুমি আমাকে একবার ইন্টারাপ্ট করো। আচ্ছা স্যার ওকে। তাহলে অ্যাডমিট করিয়ে নেবো। আর যদি ডাইরেক্ট জয়েন করে যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার ওকে ওকে একটু ইনফর্ম করে দাও যাতে ক্লাসটা জয়েন করতে পারে। হ্যাঁ স্যার ওই কল করে দিচ্ছি। ओके তাহলে আমরা স্টার্ট করে নিই আবার। ओके तो हम लोगों ने जो डायनामिक रैम देख रहा है यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है वो कैपेसिटर में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो चार्ज कुछ टाइम के बाद डिकेट करते, दैट मीन्स चार्ज लॉस हो जाता। चार्ज जब लॉस हो जाएगा तब क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो डेटा इरेज हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर चीज होना चाहिए को रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर कैपेसिटर्स को चार्ज करे सो दैट we can actually intact or we can actually store our data। एक्चुअली यहाँ पे जो है होता है वो जो चार्ज करने का तरीका कब वो पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शंस में और कौन सा पर्टिकुलर लाइन में वो आएगा तो तुम सोच पाओगे वो पर्टिकुलर जो कैपेसिटर्स है वो कैपेसिटर्स का चार्ज डिकेड हो गया। तुम कैसे सोचोगे
इसके लिए मेरे पास एक सेंस लाइंस होता है, वो सेंस लाइंस वो सेंस लाइंस डिटेक्ट करते जो कैपेसिटर्स का जो चार्ज है, वो चार्ज तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड के नीचे आ रहा है क्या नहीं। थ्रेशोल्ड के जब पहुंचाएगा तब क्या होगा, वो कंट्रोल लाइन अब अगेन वो पर्टिकुलर जो कैपेसिटर्स हो कैपेसिटर्स को चार्ज करेगा, तुम्हारा जो डेटा इंटैक्ट रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे चार्ज करने का थोड़ा जरूरी होता है। सो चार्ज जब करोगे उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है। सो इसके लिए तुमको फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, तुम्हारा जो सर्किट्स होता है, तुम्हारा जो सेल होता है, वो सेल थोड़ा स्लोअर काम करते हैं, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंटली उसको उसको चार्ज करना पड़ता है। बट वहां पे तुम जो देख रहे हो, यहाँ पे जो सेल देख रहा है, यहाँ पे सेल में ओनली दो कंपोनेंट्स है, एक ट्रांजिस्टर से और एक ओनली कैपेसिटर से। सो बेसिकली इसका जो साइज होगा, ये साइज छोटा होगा। कम एरिया में हम ज्यादा सेल क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा इनएक्सपेंसिव भी है, क्योंकि मेरा जो इंटरनल सर्किटरी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इजी है, सिंपल है। बट ये प्रॉब्लम्स जो है, हमको फ्रीक्वेंटली उसको रिचार्ज करना पड़ता है, इसीलिए ये जो पार्ट है, ये जो सेल है, थोड़ा स्लोअर होता है। ये पर्टिकुलर जो सेल है, ये हम लोगों ने हमारा जो रैम होता है वो रैम में यूज करते। अब हम चले जाते हैं मेरा स्टैटिक रैम में। जो स्टैटिक रैम क्या होता है, यहाँ पे देख रहा हो जो सर्किट्स हो रहा है, यहाँ पे सर्किट्स में मेरा ट्रांजिस्टर्स रहता है। यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है ये फ्लिप फ्लॉप के जरिए स्टोर होता है। फ्लिप फ्लॉप हम जानते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम 1 बिट डेटा स्टोर कर पाते हैं। यहाँ पे जो सेल का डिजाइन दिया गया है, ये सेल में 6 ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। इट्स नॉर्मल दैट जो डायनामिक्स रैम होता है। हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। বলছি ঋতব্রতকে বলেছি, ঋতব্রত, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঋতব্রতকে বললাম। হুম। ঋতব্রত স্যার একটুখানি বাজারে আছে, ও বললো যে 0.5 ঘন্টা মতো লাগবে, মানে 0.5 ঘন্টা পর ও জয়েন করছে। তাও তো ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। ওটাই তোকে বললাম, ও বললো যে আমার মোটামুটি 20-30 মিনিট মতো লাগবে। ঠিক আছে, আসুক, এসে জয়েন করুক। হ্যাঁ ठीक है, আমরা कंटिन्यू करी। तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, ये पे तुम देख रहे हो, ये जो सर्किटरी है, ये सर्किटरी में मेरा 6 ट्रांजिस्टर्स होता है। 6 ट्रांजिस्टर्स मेरा 6 फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होता है। सो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया में मेरा जो एक सेल रहेगा वो थोड़ा साइज ज्यादा लगता है कंपेयर टू द डायनामिक रैम। सो यहाँ पे कोई भी फ्लिप फ्लॉप से जब हम कुछ स्टोर करने वाले हैं, सो यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करने के लिए मेरा वोल्टेज का जरूरी होता है। वहां पे चार्ज के हिसाब से डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है थोड़ा वोल्टेज के हिसाब से। जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक वो चीज स्टोर रहेगा, वोल्टेज जब नहीं रहेगा तो डेटा नहीं रहेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये इसको फ्रीक्वेंटली रिचार्ज करने का जरूरी नहीं होता, जब तक जो तुम्हारा वोल्टेज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, वो डेटा भी इंटैक्ट रहेगा। सो जब तक यहाँ पे जेतु फ्री जो तुम्हारा रिफ्रेशमेंट टेक्निक का जरूरी नहीं है। सो ये जो स्पीड है कंपेयर टू द डायनामिक रैम, ये थोड़ा ज्यादा होता है। बट इसका जो सर्किटरी तुम देख रहे हो, यहाँ पे ज्यादा नंबर्स ऑफ सेल होता है, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होता है। सो इसका जो कॉस्ट होता है कंपेयर टू द डायनामिक रैम, वो ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ऑब्वियसली ये फास्ट भी होता है, क्योंकि इसका रिफ्रेश करने का जरूरी नहीं होता। ये पर्टिकुलर जो स्टैटिक रैम होता है, ये हम लोगों ने नॉर्मली कैचे मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि थोड़ा फास्ट होता है इन जनरल पूरा डायनामिक रैम। और मेरा जो रैम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो रैम होता है उससे ज्यादा फास्ट होता है। सो स्टैटिक रैम का मेन यूज होता है जब हम कैचे मेमोरी क्रिएट करेंगे। सो इसीलिए हमने यहाँ पे जब मेमोरी हायरार्की लगाया था, हम यहाँ पे एक चीज दिखाया था, जो कैसे मेमोरी होता है, कैसे मेमोरी में जो स्टैटिक रैम का हमने यूज किया था। सो ये जो कैसे मेमोरी है उसका
इंटरनल सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग नॉर्मली जब एक डिफरेंस के हिसाब से सोचेंगे तो क्या होता है, तुम देख पा रहे हो कुछ डिफरेंस हमने यहाँ पे लिखा है। सो SRAM हैज अ लोअर सर एक्सेस टाइम। हाँ पहले हेलो, वाला दिखाइए सर, फर्स्ट फर्स्ट वाला एकदम। फास्ट बोले। बोलो मनीष, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बोलो। हाँ सर, ओके सर। कोई किसी का कुछ क्वेरी है तो बोलो। बट ये पर्टिकुलर पोर्शंस जो है ये इंफॉर्मेटिव पोर्शंस है, इसको तुमको जानना होगा। बट लॉजिकल सेक्शंस हम इसके बाद आएंगे। सो हम जब डिफरेंस करेंगे दोनों पर्टिकुलर रैम चिप के बारे में, SRAM और DRAM के बारे में, देखो क्या क्या डिफरेंस हमने यहाँ पे दिया है, कुछ इजी डिफरेंस यहाँ पे हमने लगाया है। देखो SRAM हैज लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज अ फास्टर कंपेयर टू DRAM। ऑब्वियसली हमने देखा है जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक मतलब क्या, मेरा जो डेटा है वो डेटा फिक्स रहेगा, मेरा वोल्टेज फिक्स्ड है तो डेटा फिक्स रहेगा, डेटा चेंज नहीं होगा, उसको रिफ्रेश करने का जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टैटिक रैम। सो ऑब्वियसली इसके एक्सेस टाइम थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई इट्स फास्टर है DRAM के हिसाब से। डायनामिक रैम का एक्सेस टाइम थोड़ा हाई है क्योंकि उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसके बाद इसको रिचार्ज करने पड़ते तब डेटा इंटैक्ट रहते। सो उसका जो एक्सेस करने का तरीका है, एक्सेस करने का टाइम है, वो थोड़ा स्लोअर है। ऑब्वियसली SRAM इज कॉस्टलियर देन DRAM, हम लोगों ने देखा है। SRAM रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई, हमने बोला जब तक तुमने यहाँ पे पावर सप्लाई दे दियो, क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से दे रहा है, जब तक वहां पे वोल्टेज है डेटा इंटैक्ट है, वोल्टेज नहीं है तो डेटा इरेज हो जाएगा डायरेक्टली, कोई चार्ज डीके नहीं होगा, डायरेक्टली डिकेड हो जाएगा। दैट मीन्स व्हिच मीन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर। ऑब्वियसली जब तक तुम वहां पे वोल्टेज दोगे तब तक वहां पे डेटा रहेगा, मोर पावर देना होगा। So DRAM offer reduced power consumption obviously due to the fact of the information is stored in the capacitors। हम कैपेसिटर्स में दे रहा है, कैपेसिटर्स में चार्ज के हिसाब से स्टोर है, जब तक वो चार्ज है वहां पे डेटा है, चार्ज धीरे धीरे डिकेड होगा, जब तक वो पे चार्ज है तुमको अगेन पावर सप्लाई करने का जरूरी नहीं है, वो डिकेड होगा, डिकेड होने के बाद जब थ्रेशोल्ड में आ जाएगा अगेन तुम उसको चार्ज करना है, रिप्रेस करना है। दैट मीन्स तुम कांस्टेंट पावर सप्लाई का जरूरी यहाँ पे नहीं है। सो ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल, हाँ बोलो। ডিকেড মানে কি স্যার? ডিকে মানে হচ্ছে মানে ধীরে ধীরে কমে যাওয়া, ডিকে করে যাওয়া মানে চার্জ আস্তে আস্তে ডিসচার্জ হওয়া, কমে যাওয়া, কমতে থাকাকে বলে ডিকে করা। ডিকে ডিকে ঠিক আছে, ডিকে করা মানে হচ্ছে কমতে থাকা। ওকে হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। ওকে স্যার ওকে হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার, বলছি হুম। স্যার একটুখানি ওই ফার্স্ট দুটো একটুখানি বুঝিয়ে দেবেন, প্রথম ফার্স্ট দুটো দুটো পয়েন্ট। ওকে, প্রথম দুটো দেখো কি বলেছি, দেখো SRAM হ্যাজ লোয়ার অ্যাক্সেস টাইম সো ইট ইজ আ ফাস্টার কম্পেয়ার টু DRAM। এখন কেন লোয়ার অ্যাক্সেস টাইম, লোয়ার অ্যাক্সেস টাইম মানে খুব কম সময় আমি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছি। কেন, এর কারণ হচ্ছে যখন আমি কিছু অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি কনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে, আমরা যখন কোনো ফ্লিপ-ফ্লপ থেকে ডেটা এমনি কমিউনিকেট করি বা ডেটা যখন তুলি তখন আমরা জাস্ট 1 বিট মেমোরিকেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিই। এবং যে প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যেহেতু কনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই আমার থাকছে, আমাকে রিফ্রেশ করতে হচ্ছে না জিনিসটাকে, ফলে রিফ্রেশ করতে আমার টাইম লাগছে না, ভোল্টেজ যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ আমি ডেটাটাকে স্টোর করে রাখতে পারছি, ডেটাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছি, ফলে ওর যে টাইম, ডেটাকে অ্যাক্সেস করার যে টাইম, সেই টাইমটা অনেক কম লাগছে SRAM এ কম্পেয়ার টু দ্য DRAM। আমি যদি দেখি সেখানে আমরা চার্জের হিসাবে যেহেতু ক্যাপাসিটারে আমি ডেটা স্টোর রাখতে পারছি, সুতরাং যদি কোনো ডেটাকে আমাকে স্টোর করতে হয় রিফ্রেশ করতে হবে, ফার্স্টে রিফ্রেশ করার পর ও অ্যাক্টিভ হবে, অ্যাক্টিভ হওয়ার পর ওটাকে ডেটাকে স্টোর করতে হবে বা ডেটাকে ফেচ করতে হবে। এই যে অ্যাক্টিভ করা, ডেটাকে রিফ্রেশ করার জন্য আমার বেশ কিছুটা টাইম লাগছে, আর সেটাকে ফেচ করার জন্য আমার কিছুটা টাইম লাগছে, সুতরাং এটা হাই অ্যাক্সেস টাইম দিচ্ছে ডায়নামিক র্যাম। আর SRAM ইজ কস্টলিয়ার দেন DRAM। কেন কস্টলিয়ার, কেন না, তুমি যদি SRAM এর
এসরামের যদি তুমি এখানে সার্কিটটা দেখো, দেখবে যে একটা পার্টিকুলার সাইজে, মানে একটা সেল যদি তুমি ভাবো, তাহলে একটা সেলে 6খানা ট্রানজিস্টার রাখা আছে। দ্যাট মিনস 6খানা তোমার ফ্লিপ ফ্লপ কম্পোনেন্ট রাখা আছে, ট্রানজিস্টার কম্পোনেন্ট কানেক্টেড আছে। কিন্তু যদি তুমি এখানে ডায়নামিক র্যামে দেখো, দেখবে অনলি দুটো কম্পোনেন্ট রাখা আছে একটা সেলে, একটা ক্যাপাসিটার, একটা ট্রানজিস্টার। সো তুমি যদি কম্পেয়ার করো, দেখতে পাবে যে এই দুটো সার্কিটরির মধ্যে অবভিয়াসলি এইটার কস্ট অনেক বেশি, এবং একটা পার্টিকুলার সেলের যে জায়গা লাগা প্রয়োজন একটা স্ট্যাটিক র্যামে, ওই পার্টিকুলার এরিয়াতে তুমি মোর দ্যান ওয়ান সেল ডাইনামিক র্যাম রাখতে পারবে। দ্যাট মিনস একটা পার্টিকুলার এরিয়া সাইজ যদি তুমি ভাবো, সেই এরিয়া সাইজে তুমি মোর দ্যান ওয়ান ডাইনামিক র্যাম যেমন স্টোর করতে পারবে, তেমন মোর দ্যান ওয়ান ডেটাও স্টোর করতে পারবে। কিন্তু সেই পার্টিকুলার এরিয়াতে তুমি কেবলমাত্র একটাই সেল স্ট্যাটিক র্যাম স্টোর করতে পারবে। সো অবভিয়াসলি স্ট্যাটিক র্যামের সার্কিটরি বেশি হওয়ার জন্য সার্কিট এস র্যামের কস্ট বেশি তুলনায় ডাইনামিক র্যামের। তাই জন্য আমরা এস র্যাম কি ইউজ করি ক্যাচে মেমোরির জন্য। কেন ক্যাচে মেমোরিতে আমরা দেখেছি যে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি যে ডেটাগুলোকে দরকার সেগুলোকেই আমরা স্ট্যাটিক র্যামে স্টোর করি, এবং যেগুলো খুব ফাস্ট অ্যাক্সেস হয় সেগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করি। সুতরাং যেটু কস্টলিয়ার হওয়ার জন্য আমাদের যে স্ট্যাটিক র্যাম আমরা ক্যাশে মেমোরির জন্য ইউজ করি, আর আমাদের যে নর্মাল যে মেমোরি হতে হয় র্যাম হয়, সেই র্যামে আমরা ডাইনামিক র্যাম ইউজ করি। ওকে, স্ট্যাটিক র্যাম কি আলাদা করে স্যার লাগাতে হয়? স্ট্যাটিক র্যাম আলাদা করে ওইভাবে লাগাতে হয় না, ওইভাবে লাগাতে হয় না। ওটা কম্পোনেন্ট একটা চিপের মধ্যেই ওই কম্পোনেন্টটা রাখা থাকে। তুমি যে ভাবছো ক্যাশে মেমোরি ওইভাবে আলাদা করে কিছু লাগাতে হয় না। আমাদের যে টোটাল বড় মেমোরি থাকে, সেই মেমোরির মধ্যে একটা ছোট সেগমেন্ট ওই চিপটা লাগানো থাকে ক্যাশে মেমোরি হিসাবে। আমাদের যে রমও লাগাতে হয় না, একটা মেমোরি অর্গানাইজেশনের মধ্যে ওটা লাগানো থাকে, টোটালটা একটা চিপ করে দেওয়া হয়, এবং তার ভেতরে ইন্টারনাল সার্কিট থাকে। আমরা দেখবো র্যাম রমকে কি করে একটা মেমোরি ম্যাপের মধ্যে আমরা জুড়ি, সেটা আমরা দেখবো, সেই লজিক্যাল সেকশনটা আমরা পড়বো, দেখতে পাবো পুরো জিনিসটা। ठीक है, नो नीड टू रिफ्रेश पीरियोडिकली ये रिफ्रेश करने का जरूरी नहीं है स्टैटिक रैम का, ड्यू टू द कैपेसिटर यूज टू स्टोरेज एलिमेंट इंफॉर्मेशन में लूज ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स। क्योंकि हमने देखा डायनामिक रैम में जो कैपेसिटर्स होता है वहाँ पे हम जब डेटा स्टोर करेंगे, सो डेटा स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ चार्ज, सो चार्ज हम डिके हो सकता है, लूज हो सकता है, सो इसके लिए हमको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। देख पा रहे हो लास्ट जो पॉइंट है, यूजेस एन एरे ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स फॉर ईच मेमोरी सेल। एक मेमोरी सेल में 6 ट्रांजिस्टर्स का एरे होता है जहां पे हम एक डेटा स्टोर कर पाएंगे, और यूजेस सिंगल ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर फॉर ईच मेमोरी सेल। और जो डायनामिक रैम होता है वहां पे एक मेमोरी सेल में एक कैपेसिटर्स और एक ट्रांजिस्टर्स होता है। सो ये नॉर्मली डिफरेंस होता है, डायमंड ये डिफरेंस पूछ लेगा तुमको एग्जाम में। सो ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको पढ़ना। अब हम चले जाते, हमारा जो रैम चिप होता है वो रैम चिप का जब हम देखेंगे सो वो पे क्या रहता है, हम एक रैम चिप में कौन सा लाइन रहते, हम कैसे वहां पे डेटा स्टोर करते, कैसे वो पर्टिकुलर जो रैम चिप होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सो तुम ये पार्ट देख रहे हो जे ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल रैम चिप इज शोन बिलो। द रैम चिप इज ऑफ 512x8। हम लोगों ने कोई भी मेमोरी को जब हम बोलेंगे, दैट मीन्स कोई रैम और रोम को हम जब बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तब इसके हिसाब से हमको डिस्क्राइब करना होगा क्या, सपोज x क्रॉस y, इसके हिसाब से x क्रॉस y, दैट मीन्स x क्रॉस y मतलब क्या, 512x8। इसका मतलब है, तुम देख रहे हो अ चिप हैज 512 लोकेशंस, दैट मीन्स तुम्हारे ये चिप में 512 लोकेशंस है, और यहाँ पे each locations capable of storing 8 bits, that means यहाँ पे 8 मतलब है
ईच एंड एवरी लोकेशंस में हम 8 बीट स्टोर कर सकते। दैट मीन्स हमारा जो वाट का साइज है वो वाट का साइज है 8 बिट, और हमारा जो लोकेशंस है, नंबर ऑफ लोकेशंस, ये होता है 512 लोकेशंस। सो अब हम जब 512 लोकेशंस, मतलब क्या, मेरा 512 वर्ड्स है मेरा मेमोरी लोकेशन में, और 512 वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड्स में हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते। अब हम देखेंगे ये जो 512 लोकेशंस है, वो लोकेशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो तुम देख रहे हो, जो हम 512 बोलेंगे, 512 का मतलब है 2 टू द पावर 9। तुम देखोगे 2 टू द पावर 9 करोगे तो 512 आएगा। दैट मीन्स तुम्हारा 9 बीट लगेगा ये 512 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स तुम्हारा जो 9 बीट रहेगा, ये 9 बीट तुम्हारा एड्रेस बास है, और तुम्हारा जो 8 बीट है, ये 8 बीट तुम्हारा डेटा बास है। दैट मीन्स तुम डेटा को स्टोर करना चाहते हो और डेटा को मेमोरी से फेच करना चाहते हो, उसके लिए 8 बीट बास का जरूरी है, जो तुम्हारा डेटाबेस, जो तुम्हारा डेटा बास है। और कौन सा लोकेशन में तुम स्टोर करोगे, वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर जो मेमोरी चिप दे रहा है 512x8, ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में तुम्हारा 9 एड्रेस बीट होगा, क्योंकि ये 9 एड्रेस बीट कोई एक सिंगल लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। सो दैट मीन्स 512x8 कोई मेमोरी चिप में 9 एड्रेस बस और 8 डेटा बस होगा। ठीक है, बोलो ये पर्टिकुलर सेक्शंस, ये दोनों जो पॉइंट हमने बोला, ये दोनों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। স্যার অ্যাড্রেস বাসটা স্যার 9 মানে ওটা যদি স্যার 512 না হয় বেশি হতো তাহলে হ্যাঁ, স্যার যদি তোমার 1024 1024 হতো, 1024 হতো, তাহলে কি হতো, 2 টু দি পাওয়ার 10 হতো, হতো তো, আর ওটা স্যার অ্যাড্রেস বাসটা 10 হতো তাই তো? 10 হয়ে যেত একদম। তার মানে 10 খানা তোমার অ্যাড্রেস বাস লাগতো, তার মানে 10 খানা বিট লাগতো ওই 1024 খানা লোকেশনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। এখানে যে 512টা দেখাচ্ছে না, 512 হচ্ছে নাম্বার অফ লোকেশনস। তাহলে 512 নাম্বার অফ লোকেশনসকে আমি কতগুলো বিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, 2 টু দি পাওয়ার 9, দ্যাট মিনস 9 খানা বিট দিয়ে পারবো। তাহলে 9 খানা বিটের মধ্যে যে কোনো একটা লোকেশন, যে কোনো নাম্বারই আসুক না কেন, 9টা বিটের যে কম্বিনেশন হবে, ধরো না 1010 করে যে কম্বিনেশন হলো, যে নাম্বারটা আসবে সেটা যে লোকেশনকে আইডেন্টিফাই করবে সেই লোকেশনটাকে পয়েন্ট করবে। সেই লোকেশনে যে ডেটাটা রয়েছে সেটা 8 बिट डेटा রয়েছে। सो बेसिकली की बेसिकली मेरा 8 बिट डेटा को फेच करने के लिए 8 बिट डेटा बस और पर्टिकुलर एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा 2 टू द पावर 9 दैट मींस 9 बिट एड्रेस बस का रिक्वायरमेंट है। আচ্ছা বলছি এই 9টা কি স্যার মানে সিঙ্গেল লোকেশন, মানে 1024 এর মধ্যে একটা একটা লোকেশন, একটা লোকেশন 9 বিট, 9 বিট, 9 বিটে 10101111 এরকম একটা ভ্যালু এসছে। সেই ভ্যালু যেটা, সেটা হচ্ছে যত নম্বর তত নম্বর ওই লোকেশনটাকে আইডেন্টিফাই করবে। আচ্ছা মানে যত নম্বর বলতে স্যার 1010 করে যদি ওটা মানে 6 হয় তাহলে ওটা 6 মানে একদম যদি 6 ওটা নম্বর 6 লোকেশনকে, 6 নম্বর লোকেশনকে আইডেন্টিফাই করবে একদম। মানে ফার্স্টের 5টা বাদ দিয়ে 6 নম্বরে ওটা বসবে একদম তাই তো? একদম 6 নম্বর লোকেশনটাকে আইডেন্টিফাই করবে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছো? একদম। ধরে নাও আমার যদি অ্যাড্রেস বাসে এরকম করে একটা ভ্যালু আছে তোমার কথা অনুযায়ী, যে সবকটা বাঁদিক থেকে 0, লাস্টের 3টে বিট হচ্ছে 111, তার মানে বেসিক্যালি ওটা 7 কে রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট মিনস 7 নাম্বার লোকেশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তাহলে 7 নম্বর লোকেশন, দ্যাট মিনস 7 নম্বর যে ওয়ার্ড আছে, সেই ওয়ার্ডের মধ্যে যে ডেটাটাকে আছে সেই ডেটাটাকে ও ফেচ করবে, অথবা ওই 7 নম্বর যে লোকেশন আছে তার মধ্যে ডেটা রাইট করবে। রিড করবে না রাইট করবে, তার জন্য রিড রাইট কন্ট্রোল আছে, সেটা আমরা আসছি।
কিন্তু যে ডেটাটাকে রিড করবে বা যে ডেটাটাকে রাইট করবে সেটা 8 বিটেরই হবে। কেননা এক একটা মেমোরি ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ড বলতে যতগুলো লোকেশনকে বোঝাচ্ছি অতগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড, এক একটা ওয়ার্ডের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 বিট। কেন? ক্রস 8 আছে, তার মানে 8 বিট ডেটা। তার মানে 8 বিট ডেটা মানে এক একটা বিটকে আমাকে যদি পাস করাতে হয় তাহলে 8খানা বাস লাগবে, 8খানা বাস দিয়ে ডেটা স্টোর হবে, অথবা 8খানা বাস দিয়ে ডেটা ফেচ হবে। কিন্তু কোথায় ফেচ হবে? আমার যে অ্যাড্রেস বাস, যে 9টা বিটের অ্যাড্রেস বাস, সেখানে যে নাম্বারটা এসছে সেটা যে লোকেশনটাকে পয়েন্ট করছে সেই লোকেশনে আইদার ডেটা স্টোর হবে অথবা ওখানে ডেটা ফেচ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে? সো each and every RAM chip is consist of the two part. One is the address bus, another is the data bus. ये दोनों पार्ट रहेगा ही। उसके साथ और क्या क्या रह सकता है? द डेटा बस ऑफ द रैम, यहाँ पे देख रहे हो, देखो द थर्ड पॉइंट, अ डेटा बस ऑफ अ रैम शुड बी बाइडायरेक्शनल इन नेचर। क्यों बाइडायरेक्शनल? देखो यहाँ पे दे रहा है, because there are transfer of data either from the memory to the CPU during read operation। जब हम रीड ऑपरेशंस करेंगे तब डेटा मेरा मेमोरी से सीपीयू में जाएगा, क्योंकि मेरा डेटा है कोई भी वार्ड में, उस वार्ड में से कोई डेटा को हम फेच करेंगे, सीपीयू में ले जाएंगे। सब हमको उसको रीड कर रहे हैं, पर्टिकुलर वो लोकेशन को रीड कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, कोई सीपीयू के अंदर कोई काम चल रहा है, कोई टेम्पोररी डेटा तुम, और कोई भी डेटा तुम चाहते हो कि मेरा मेमोरी में कोई पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर करना चाहते, तो जब राइट करने वाले तब सीपीयू से मेमोरी में आएगा। सो इसीलिए जो डेटा बस का ऑपरेशंस होता है, जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनली काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन द रीड राइट ऑपरेशंस। हम रीड करना चाहते हैं कि राइट करना चाहते हैं। The read write control lines specify either read operations और write operations। कोई कोई मेमोरी जो चिप होता है, क्या होता है, रीड एक अलग सिग्नल्स आता है, राइट कोई और एक सेपरेट सिग्नल से भी कोई कोई बुक में, कोई कोई आर्टिकल्स में वो रह सकते कि दोनों डिफरेंट लाइन हो सकता है। बट यहाँ पे हमने एक ही लाइन दिखाया है, रीड और राइट। जब हम सोचेंगे रीड मतलब जब 1 आएगा, वो पर्टिकुलर चैनल में जब 1 आएगा तब रीड करेंगे, जब 0 आएगा तब राइट करेंगे, तो हम इस तरीके से सोचे। बट ये मतलब नहीं है क्या ऑलवेज एक ही सिंगल लाइन में रीड राइट होगा। ये हो सकता है रीड एक सिंगल लाइन है, राइट और सिंगल लाइन है। जब रीड में 1 आएगा तो रीड आएगा, जब राइट में 1 आएगा तो राइट आएगा। सो ये कोई डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट बुक्स में इसका जो डिजाइन है थोड़ा वेरी कर सकते हैं, बट पर्पस एक ही है। रीड और राइट में भी कोई एक चीज होगा, आइदर रीड का वैल्यू जब एक्टिव होगा तो रीड होगा, जब राइट का सिग्नल एक्टिव होगा तो राइट होगा। When this line is high, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो चिप हमने दिखाया, देखो when this line is high then it send the read signal and when it's low it send the write signal। हम बोला जब 1 देंगे तब वो सोचेगा रीड होगा। दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट होने के बाद जो उसके अंदर जो वर्ड के अंदर जो डेटा है वो डेटा क्या होगा, मेमोरी से रीड होके सीपीयू में जाएगा, क्योंकि मेरा रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। और राइट ऑपरेशंस कब होगा, जब रीड का वैल्यू 0 होगा तब राइट एक्टिव होगा। दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है वो वर्ड में हम सीपीयू से कोई डेटा को स्टोर करेंगे। और जो चिप सिलेक्शंस लाइन दिख रहा है, ये चिप सिलेक्शंस लाइन हम देखेंगे, क्योंकि मेरा जो मेमोरी सेल होगा, मेमोरी होगा, ये मेमोरी बहुत सारा ये मेमोरी लेके क्रिएट होगा। दैट मीन्स कौन सा मेमोरी सेल को हम एक्टिवेट करेंगे, वो मेमोरी सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास चिप सिलेक्शन लाइन का जरूरी है। सो इसीलिए हमारे पास CS1 और CS2 बार बोल के जो सिलेक्शंस लाइन रहेगा। हम देखेंगे जब मेमोरी मैप करेंगे, मेमोरी रोड बनाएंगे तो देखेंगे कैसे डिफरेंट चिप्स को हम हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली जुड़ के बड़ा मेमोरी चिप बनाते हैं। और जब डेटा आते हैं, डेटा को स्टोर करने चाहते हैं और डेटा को फेच करना चाहते, सो वो पर्टिकुलर बड़ा मेमोरी से कौन सा मेमोरी सेल को तुम एक्टिव करोगे, वो एक्टिव वाला सेक्शन वो चिप सिलेक्शन लाइन से होता है, वो हम देखेंगे।
सो चिप सिलेक्शन लाइन्स का मेन पर्पस होता है वो पर्टिकुलर चिप को सिलेक्ट करना, कौन सा चिप को हम सिलेक्ट करेंगे वो चिप सिलेक्शन लाइन से आता है। सो ये मेरा एक जनरल रैम चिप होता है। सो हम जब चलेंगे इसका कोई एक टेबल से, ट्रूथ टेबल से हम जब देखेंगे ये 512x8 वाला रैम चिप का कैसे होता है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेरा 9 एड्रेस बस है, हम सिंगल लाइन से यहाँ पे दिख रहा है, बट नॉर्मली यहाँ पे 9 लाइन्स रहेगा, जो 9 लाइन्स 9 बीट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी 8 बाई डायरेक्शनल लाइन्स रहेगा जो 8 डेटा बस को रिप्रेजेंट करेंगे, बट यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन से ही टोटल 8 बीट को और यहाँ पे 9 बीट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जो रीड राइट सेक्शन है वहाँ पे चिप सिलेक्शन लाइन। सो देख रहे हो यहाँ पे जो चिप सिलेक्शन लाइन है, जो CS1 वाला सेक्शन है, ये CS1 वाला सेक्शन में जब और CS2 में जब दोनों 0 आएगा तब क्या होगा, जो रीड राइट सेक्शंस यहाँ पे देख रहे हो, रीड राइट सेक्शंस में जब जो कोई भी वैल्यू आए, दैट मीन्स ये डोंट केयर कंडीशन, दैट मीन्स ये इनहेबिट स्टेट आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ डेटा नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेक्शंस जो है वो इनएक्टिव है, दैट मीन्स ये सेल काम नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस मतलब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट जो स्टेटस आ रहा है, स्टेटस मतलब ये ठीक स्टेटस नहीं है, यहाँ पे कोई रीड और राइट नहीं आएगा। हाई इंपीडेंस का मतलब है जो थोड़ा एबनॉर्मल स्टेटस है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई रीड और राइट स्टेटस नहीं आएगा। दैट मीन्स जब CS0 CS2 ये पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल जब 0 आएगा, रीड राइट में कोई भी हो, यहाँ पे कुछ आउटपुट में कुछ डेटा स्टोर नहीं होगा और डेटा फेच में ही नहीं होगा, दैट मीन्स ये एबनॉर्मल स्टेट में है। यहाँ पे जब CS1 जब 0 और CS2 जब 1 में है, तब यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम दो, यहाँ पे भी कुछ डेटा नहीं होगा, नहीं जाएगा, ये हाई इंपीडेंस स्टेट में होगा। यहाँ पे क्या है देखो, जब CS1 जब 1 होगा, माइंड इट, जब CS1 कंट्रोल सिग्नल जो चिप सिलेक्शन लाइन है, चिप सिलेक्शन लाइन 1 है, मतलब है मेरा वो पर्टिकुलर चिप सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे रीड राइट में 0 है, रीड राइट में 0 है मतलब मेरा रीड का वैल्यू 0 है, रीड का वैल्यू जब 0 होगा तब राइट का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि बार दिखाया है। सो राइट का वैल्यू जब 1 होगा तब मेरा यहाँ पे राइट परमिशंस होगा, दैट मीन्स मेरा राइट होगा, इनपुट डेटा टू रैम में जाएगा। यहाँ पे देखो जब CS1 है, यहाँ पे जब 1 होगा, 1 मतलब मेरा रीड जो सिग्नल है, रीड सिग्नल मेरा एक्टिव है, दैट मीन्स यहाँ पे रीड जाएगा। और यहाँ पे देखो CS1 में 1 है, CS2 में 1 है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन आएगा तब ये हाई इंपीडेंस स्टेट में जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो CS1 और CS2 ये पर्टिकुलर सेक्शंस जब आए, CS2 जब 0, ये पर्टिकुलर सेक्शंस जब आएगा तभी हमारा जो सेल है ये सेल एक्टिव होगा। ओके, जब CS1 1 में होगा, दैट मीन सिलेक्शन लाइन 1 में हो और CS2 0 में हो, तब ये पर्टिकुलर रैम सेल में हम कोई रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते। ठीक है, सो अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेक्शंस में, हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में बोलेंगे। सो रीड ओनली मेमोरी के जब बोलेंगे, ये पर्टिकुलर सेक्शंस तुमको पता है, हम चले जाते हैं हमारा सेल में, जिसका क्या डिस्क्रिप्शन है। ए ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ द टिपिकल ROM chip is shown below. The ROM chip is of 512x8. अगेन यहाँ पे भी कोई ROM chip जब बोलेंगे हम X क्रॉस Y के हिसाब से ही बोलेंगे हम, दैट मीन्स यहाँ पे 512x8, इसका मतलब भी सेम है। हमारे पास 2 to the power 9, दैट मीन्स 9 मेरा एड्रेस बस है और 8 मेरा डेटा बस है। मेरा 512 लोकेशंस है, ईच एंड एवरी लोकेशंस दैट मीन्स वार्ड के हिसाब से हम बोलते हैं यहाँ पे, और ईच वार्ड में यहाँ पे 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम ROM चिप का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मतलब यहाँ पे ओनली रीड ओनली का ही पार्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोई रीड और राइट कोई सिग्नल का एक्स्ट्रा सिग्नल का जरूरी नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं रोम का काम है कुछ डेटा को उससे रीड करना। नॉर्मल रोम का काम होता है उस डेटा को उसके रीड करना, कोई रीड राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जो रीड राइट का जो सिग्नल्स होता है वो सिग्नल्स यहाँ पे नहीं रहता। बट यहाँ पे 9 बिट एड्रेस बस रहता है, सेम चीज है। और यहाँ पे दो सिलेक्शंस लाइन रहता है, CS1 और CS2 बार बोल के, सेम चीज है। जब CS1 1 होता है और CS2 जब 0 होता है तभी हम यहाँ पे रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। और यहाँ पे जो 8 बिट डेटा बस होता है, ये जो 8 बिट डेटा बस यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों? यहाँ पे हम ओनली डेटा को फेच करते, दैट मीन्स डेटा को रीड करने के लिए यूज करते, यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पे जो 8 बिट डेटा बस है वो यूनिडायरेक्शंस के लिए यूज होता है। तो मेरा जो रैम चिप है और रोम चिप है मोस्ट प्रोबेबली सेम, देखने के हिसाब से सेम ही है। नॉर्मली जो रोम चिप में है वहाँ पे रीड राइट ऑपरेशंस का एक्सप्लिसिटली सिग्नल्स देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि रोम का काम ही होता है उसको डेटा फेच करना, रीड करना। बट रैम का जो काम होता है वहाँ पे हम डेटा रीड कर सकते, राइट भी कर सकते। दैट्स वाई वहाँ पे रीड राइट का एक्स्ट्रा सिग्नल्स होता है। डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल्स वैल्यू वो तैयार करते हैं, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड में डेटा को रीड करना है और डेटा को राइट करना है। सो ये मेरा जो रैम चिप है और रोम चिप है, ये दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस है। सो एग्जाम में तुम आ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रैम चिप कैसे देखते और बोल सकते तुम एक ब्लॉक डायग्राम रैम चिप का दिखाओ, 512 छोड़ के वो 128x8 का भी दे सकते, 128x8 का भी दे सकते। तुमको उसके हिसाब से उसका डेटा बस, उसका एड्रेस बस लेके एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। उसके हिसाब से वो जो कौन सा सिग्नल क्या क्या काम करेगा वो तुमको बोलना है। सो ये तुम दोनों पिक्चर्स क्या कर सकते हो, तुम स्नैपशॉट ले सकते हो। ये पर्टिकुलर पोर्शन स्नैपशॉट ले लो, हम देंगे ये पर्टिकुलर नोट्स भी देंगे, तुम अभी इसको स्नैपशॉट ले लो, ये पर्टिकुलर पोर्शंस को स्नैपशॉट ले लो और ये पोर्शंस को भी स्नैपशॉट ले लो। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रोम चिप है ये पोर्शंस को भी तुमने स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। सो ये हो गया मेरा रैम और रोम चिप का डिफरेंस। अब हम मेमोरी एड्रेस मैप के बारे में सोचेंगे। हम मेमोरी एड्रेस मैप क्या है वो हम सोचेंगे, देखेंगे। सो पहले बोलो, हमने जो जो पॉइंट अब तक डिस्कस किया है उस पे किसी का कोई डाउट है तो बोलो। हमने जो जो पॉइंट अब तक यहाँ पे डिस्कस किया है, जो रैम के बारे में बोला है, रैम रोम के बारे में बोला है, जो चिप डिजाइन के बारे में दिखाया है, कैसे ब्लॉक डायग्राम्स होता है, वहाँ पे किसी का कुछ डाउट है तो हमको बोलो, नहीं है तो हम नेक्स्ट रोड मैप में चले जाएंगे। ओके, मनीष का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा किसी का कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते हो मेरा ये प्रॉब्लम है। सो नहीं है तो हाँ, सही मेरा कोई नहीं। ओके ठीक है, तो हम सोच लेते हैं कोई किसी का कुछ नहीं है, इजी है, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम चले जाते हैं मेरा मेमोरी एड्रेस मैप में। ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकता है एग्जाम में, उसको तुमको सॉल्व करना होगा। सो क्या है, देखो यहाँ पे दे रहा है मेमोरी एड्रेस मैप क्या होता है। अच्छी तरह से सोचना, देखना कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। A large memory can be constructed by expanding some small size in either vertically or horizontally. That means हम कोई एक large memory construct कर सकते, कोई छोटा मेमोरी को expand करके। वो expansion हम दो तरीके से कर सकते, एक हो सकता है vertically expansion, एक हो सकता है हॉराइजेंटल एक्सपेंशन। प्रॉब्लम देख के तुमको समझना होगा, वो जो मेमोरी चिप है उसको एक्सपेंशन हम वर्टिकली करेंगे क्या हॉराइजॉन्टली करेंगे, वो कैसे हम
सोचेंगे, कैसे हम देखेंगे, प्रॉब्लम देख के कैसे पता चलेगा वो हॉरिजॉन्टली होगा क्या वर्टिकली होगा, वो आएंगे हम। इन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या बोल रहा है देखो, इन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन द वर्ड इज इंक्रीज्ड, where in vertical expansion the number of location is increased। ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम से तुमको ये पर्टिकुलर पास को एक्सप्लोर करना होगा। हमको क्या करना चाहिए, वाट को एक्सपेंशन करना चाहिए क्या मेरा लोकेशंस को एक्सपेंशन करना चाहिए। जब हम वाट को एक्सपेंशन करना चाहेंगे, वाट को इंक्रीज करना चाहेंगे, तब हमारा जो मेमोरी चिप है उसको हम हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जब मेरा लोकेशन को इंक्रीज करना है तब मेरा वर्टिकली एक्सपेंशन करना होगा। दैट मीन्स मेरा चिप को वर्टिकली लगाना है। एक चिप को हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो, जब हॉरिजॉन्टली 1 by 1 लगाओगे तब हम बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन होगा। हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन होगा मतलब मेरा वाट का एक्सपेंशन होगा। दैट मीन्स अब मेरा वाट का साइज था 8 बिट, हम चाहते हैं कि मेरा जो वाट का साइज हो वो 32 बिट हो। दैट मीन्स कोई एक लोकेशन में हम 32 बिट कोई डेटा को स्टोर कर पाएंगे। सो जब हम ये पर्टिकुलर 32 बिट रैम बनाना चाहते 8 बिट रैम से, दैट मीन्स 32 बिट वाट कैपेसिटी का एक रैम बनाना चाहते 8 बिट कैपेसिटी वाट का रैम से, बहुत नंबर ऑफ रैम दिया गया है, 8 बिट वाट का नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ का रैम दिया गया है, बोला गया है तुम ये जो 8 बिट वाट का रैम से 32 बिट वाट का रैम बनाओ। तब तुम क्या करोगे, तब तुम वो रैम को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करोगे, हॉरिजॉन्टली लगाओगे, तब तुम्हारा 32 बिट रैम आएगा। बट तुम्हारा जब लोकेशंस आएगा, दैट मीन्स तुम चाहते हो क्या तुम्हारे पास 128x8 बिट का रैम दिया गया है, बोला गया ओके 1024x8 बिट का रैम बनाओ। दैट मीन्स तुम्हारे पास 128 बिट का रैम दिया गया है, 128x8 बिट का रैम दिया गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास 128 लोकेशन है, बोला गया है 1024x8 बिट का रैम बनाओ। दैट मीन्स 1024 मतलब तुम्हारे पास 1024 लोकेशन होना चाहिए। तब तुम क्या करोगे, रैम को वर्टिकली एक्सपैंड करोगे, वर्टिकली उसको लगाओगे। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया, देखो यहाँ पे बोला गया फॉर एग्जाम्पल 2 रैम चिप each size of 512x4, 2 रैम चिप है 512x4 का, can be connected horizontally to construct a large number of 512x8। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ लोकेशंस इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ बिट प्रेजेंट इन अ वर्ड। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स, वाट का जो साइज है, वाट का साइज एक्सपेंड हुआ है, ये 4 से 8 हुआ है। क्यों, तुमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड किया है। बट तुम जब जाओगे वर्टिकल सेक्शंस में, देखो beside that if we construct 2 512x4 chip RAM vertically, then expand memory result होगा 1K×4, 1K मतलब 1024x4 RAM होगा, क्योंकि तुमने 512 और 512 को वर्टिकली ऐड किया है, तुम्हारा लोकेशंस इंक्रीज किया है। देखो यहाँ पे लेफ्ट वाला पोर्शन लोकेशन इंक्रीज किया है, राइट वाला पोर्शन जो 4 है, x4 मतलब तुम्हारा 4 बिट एक मेमोरी वाट का साइज है 4 बिट, वो फिक्स्ड हुआ, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ लोकेशन इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ लोकेशंस, दैट मींस तुमने यहाँ पे वर्टिकली एक्सपेंड किया। ठीक है, समटाइम्स लार्ज मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइदर वर्टिकली और वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल टेक्निक, और समटाइम यूजिंग बोथ द टेक्निक्स। दैट मींस कुछ टाइम आता है कोई एक हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन से काम हो जाता है और कोई वर्टिकली एक्सपेंशन से भी काम हो जाता है, और ये भी हो सकता है को दोनों एक्सपेंशन का जरूरी होता है। और क्या रिक्वायरमेंट है,
रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम उसको कनेक्ट करोगे, वर्टिकली कनेक्ट करोगे, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करोगे, दोनों के दोनों एक साथ काम कर सकते हो। A large memory to be constructed may be homogeneous type. Homogeneous type मतलब क्या है? That is all chips in the memory are either ROM or ROM. Sorry, either ROM or RAM, but not a combination of both. क्या हो सकता है? कोई कोई ये हो सकता है क्या, तुम एक होमोजेनियस टाइप ऑफ मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, कोई रैम से क्रिएट करना चाहते हो और कोई रोम से क्रिएट करना चाहते हो। दैट मीन्स तुम्हारा जो मेमोरी होगा सो रैम ही क्रिएट होगा, और हो सकता है बहुत सारा रोम ऐड करने के बाद जो मेमोरी चिप तुमने बनाया वो रोम चिप हो। दैट मीन्स वो होमोजेनियस टाइप का, और हो सकता है कोई हेटेरोजेनियस टाइप का। दैट मीन्स तुम कोई रैम चिप और कोई रोम चिप को मिला जुला के एक हेटेरोजेनियस टाइप का चिप बना सकते हो, जहां पे रैम का भी काम होगा, रोम का भी काम होगा। दैट मीन्स जो एक्सपेंशन होगा, बहुत सारा रैम को लेके एक्सपेंशन कर सकते हो, बहुत सारा रोम को लेके भी एक्सपेंशन कर सकते हो। एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल का भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तुम हॉरिजॉन्टल करोगे, वर्टिकल करोगे, तुमका मेन रिक्वायरमेंट क्या है, होमोजेनियस टाइप का है क्या हेटेरोजेनियस टाइप का है। होमोजेनियस टाइप का होगा तो तुम्हारा मेमोरी टाइप सेम होगा, आइदर रैम के हिसाब से तुम एक्सपैंड करोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और रोम को हिसाब से तुम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सपैंड करोगे। और तुम्हारा हेटेरोजेनियस टाइप होगा तो तुम रैम और रोम दोनों मिला के हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। স্যার বলছি স্যার হেটারোজেনিয়াস টাইপসের ওইটা কোথায় ইউজ করা হয় প্র্যাকটিক্যালি? হেটারোজিনিয়াস আমরা যে র্যাম চিপ তৈরি করি, আমাদের যে মেমোরি চিপ হয়, সেই মেমোরি চিপে আমাদের সবই কিন্তু হেটারোজিনিয়াস। ঠিক আছে, কেননা আমাদের চিপের মধ্যে র্যাম রম দুটো একসঙ্গে অনেক সময় পাঞ্চ করা থাকে, সেই পাঞ্চ করা চিপের মধ্যে আমরা দুটো একসঙ্গে কাজ করে থাকি। হেটারোজিনিয়াস চিপ কিরকম চিপ কিরকম ডিজাইন করবে তার উপর কাজ। ওকে স্যার। তোমার রিকোয়ারমেন্টস কি? তুমি যদি চাও যে র‍্যাম আর রম চিপ দুটোকে জুড়ে আমি একটা চিপ তৈরি করব, মেমোরি চিপ, তাহলে আমরা সেই মেমোরি চিপটা তৈরি করতে পারবো। তার জন্য হেটারোজিনিয়াস চিপ তৈরি করতে হবে। ओके, सो हम अब आएंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम देखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रॉब्लम्स पहले देख लो। हम यहाँ पे आज दो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में और दो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस और वर्टिकल कनेक्शंस के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, सो the bus connections with a CPU to connect 4 RAM of size 256x8 bits। तुम्हारे पास 4 RAM चिप है, 4 RAM चिप तुम्हारे पास है 256x8 बिट का। ठीक है, 4 RAM चिप याद रखना। एक रोम चिप दिया गया है 512x8 बिट का, एक रोम चिप दिया गया है। बोला है ये पर्टिकुलर रैम चिप और रोम चिप को लेके तुम एक अच्छी तरह से मेमोरी बनाओ जिसका मेमोरी लोकेशन इंक्रीज हो, कैसे हम बोलेंगे इसका मेमोरी लोकेशन इंक्रीज हो? दिया गया है एज्यूम दैट, कैसे हम पता चलेगा जो हमारा लोकेशन इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। एज्यूम दैट द सीपीयू हैज 8 बिट डेटा बस एंड 16 बिट एड्रेस बस। दैट मीन्स तुम्हारा जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर तो एड्रेस बस डेटा बस होता है, क्योंकि एड्रेस बस से एड्रेस बोलता है ये पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा को फेच करना है, और डेटा बस से बोलता है ये डेटा को दो। सो तुम्हारा जो सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज तुम्हारा सीपीयू का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 बिट डेटा बस एंड 16 बिट एड्रेस बस। दैट मीन्स 8 बिट डेटा बस करने के लिए तुम्हारे पास 8 बिट का डेटा है, और तुम्हारा रैम क्या है, तुम्हारा रैम और रोम
सब 8 बिट का ही है। दैट मीन्स मेरा जो डेटा बस है वो डेटा बस का एक्सपेंशन करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डेटा बस का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब हमारा जो सीपीयू है 8 बिट डेटा से ज्यादा डेटा तो नहीं ले पाएगा, तब मेरा डेटा लॉस होगा। दैट मीन्स हम ये जो मेमोरी चिप है, ये मेमोरी चिप को हम हॉराइजॉन्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे वर्टिकली, हम वर्टिकली कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 16 बिट एड्रेस का जरूरी है। 16 बिट मतलब क्या, बहुत बड़ा बिट होता है। मेरे पास 256 बोल के रैम होता है। 256 मतलब क्या होता है, 256 मतलब मेरा 8, 2 टू द पावर 8, राइट। 256 मतलब 2 टू द पावर 8, राइट। और 2 टू द पावर 9 क्या है, 2 to the power 8. ओके 2 टू द पावर 8। सो मेरे पास 2 टू द पावर 8 ये पर्टिकुलर लोकेशन है। सो 2 टू द पावर 8 बोल के हम ये 4 रैम को वर्टिकली कनेक्ट करेंगे और रोम को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो इरादा है, मेरा जो डेटा बस है, वो डेटा बस फिक्स रखना, क्योंकि 8 बिट डेटा बस सीपीयू लेता है। सो दैट मीन्स हमारा जो कनेक्शंस होगा वो कनेक्शंस हमारा हॉराइजॉन्टली नहीं होगा, वर्टिकली होगा। हम देखेंगे कैसे वर्टिकली कनेक्ट करेंगे। सो पहले देखो यहाँ पे हमने आंसर स्टार्ट किया इस तरीके से। देखो देयर आर 16 एड्रेस लाइन। इकाने बोला गया है मेरा जो सीपीयू है, ये सीपीयू में 16 बीट एड्रेस बस है। 16 बीट एड्रेस बस का मतलब है मेरा 16 बीट, दैट मीन्स 16 लाइन है, 16 लाइन बस है। दैट्स व्हाई इन्होंने बोला है 16 एड्रेस बस है। ईच एंड एवरी लाइन में आइदर 1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। एड्रेस लाइंस फ्रॉम 1 to 8, हम ये पर्टिकुलर पार्ट आएंगे। हम पहले फिगर देख लेते, तो देखो क्या है, ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, रुको। ओके यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो मेमोरी कनेक्शन से ये तुम देख रहे हो। यहाँ पे देखो मेरा एक सीपीयू है। ये सीपीयू में ये पर्टिकुलर जो पोर्शंस दिख रहा है, ये पोर्शंस मेरा एड्रेस लाइन का है। एड्रेस लाइन 1 to 16 हम हिसाब से सो रहे हैं। 1 to 16 मेरा एड्रेस लाइन है। यहाँ पे एक रीड राइट ऑपरेशंस करने का चैनल है, क्योंकि सीपीयू से जाएगा, हमको रीड करना है क्या राइट करना है। और हमारे पास यहाँ पे डेटा सेक्शंस है जहां से डेटा फेच होगा। आप देखो हमारे पास 4 रैम है, 4 रैम, उसका साइज क्या है 256x8। हमने यहाँ रैम दिया गया है, तुम यहाँ पे देखो हमने क्या दिया है 256x8 ये रैम दिया गया, 4 रैम दिया गया है। सो हम चले जाते हैं आप अगेन यहाँ पे एक रैम 1, ये रैम 2 देख पा रहे हो, सब कुछ देख पा रहे हो। ये रैम 2 है, ये रैम 3 है, ये रैम 4 है, और एक रोम दिया गया है जो 256 का है, सॉरी 512 का है। ये रोम दिया गया है 512 का है। देखो एक रोम दिया गया है 512 का, देखो। ओके अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो 256 मतलब मेरा 8 एड्रेस बस का जरूरी है। हमारा 8 एड्रेस बस का जरूरी है 256 को कनेक्ट करने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे 1 to 8 ये जो एड्रेस बस का लाइन है, ये 1 to 8 एड्रेस बस लाइन हम ईच एंड एवरी एड्रेस को, जो रैम होता है, रैम का ईच एंड एवरी एड्रेस बस को कनेक्ट कर लेते। 1 to 8 हम यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे रैम 2 में भी कनेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे देख रहे हैं रैम 3 में भी कनेक्ट कर लिया और रैम कनेक्ट कर लिया, और अगेन मेरा जो रोम है रोम में भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। दैट मीन्स मेरा जो 256
दैट मीन्स 256 का जो लोकेशन है, 256 लोकेशन के लिए मेरा जो 8 बिट का जरूरी है, ये 8 बिट का रिक्वायरमेंट हमने फर्स्ट 1x8 से ले लिया है। अब मेरे पास 4 रैम सेल है, 4 रैम सेल को हमको एक्टिवेट करना है। हमको एक्टिवेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक सेल एक्टिव रहेगा, कोई एक सेल एक्टिव रहेगा। ये कौन सा सेल, दैट मीन्स कौन सा रैम ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव करने के लिए मेरे पास CS1 सिलेक्शन लाइन है। यहाँ पे भी CS1 है, यहाँ पे भी CS1 है, यहाँ पे भी CS1 है और रैम 4 में भी CS1 है। दैट मीन्स कोई भी एक रैम पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव रहेगा, वो पर्टिकुलर लोकेशन में हम स्टोर करेगा और वो रैम का उन एक पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा को हम फेच करेंगे। सो कौन सा रैम सेल हमको एक्टिव करना है, इसके लिए हमारे पास एक डिकोडर है, 2x4 डिकोडर है। 2x4 डिकोडर क्या करेगा, मेरा 1 to 8 तक चले गए, मेरा 1 to 8 यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे जो एड्रेस बस है यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद जो 9 और 10 एड्रेस लाइन है, 9 और 10 जो एड्रेस लाइन है, वो एड्रेस लाइन हम 2x4 डिकोडर में डालेंगे। डिकोडर में डालेंगे तो क्या होगा, डिकोड होगा। दैट मीन्स 0 1 2 3, क्योंकि मेरा 9 और 10 ये दोनों इनपुट सिग्नल में हम चारों डेटा, दैट मीन्स 4 कॉम्बिनेशंस दे सकते। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे दे सकते। सो 4 कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे देंगे तो मेरा 4 इनपुट यहाँ से निकालेगा। जब यहाँ पे 0 0 0 0 निकालेगा तब पर्टिकुलर ये रैम 1 सिलेक्ट होगा, क्योंकि CS1 पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो सिलेक्ट हुआ है, ये पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट हुआ है। जब 0 0 0 1 आएगा तब ये रैम जो सेक्शंस है, दैट मीन्स ये जो रैम 2 है ये इसका सिलेक्शन हुआ है। देखो CS1 में ये पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट हुआ है। जब 0 1 0 0 0 1 1 ये पर्टिकुलर आएगा, मेरा जो पोर्शन है, जब ये वाला थर्ड लोकेशन जब आएगा, जब थर्ड लोकेशन 0 1 0 सेकेंड सॉरी 2, ये 2 वाला पॉइंट 0 1 0 जब आएगा तब मेरा क्या आएगा, तब मेरा यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन थर्ड नंबर रैम सिलेक्ट होगा। और जो 4 नंबर जो पॉइंट है, दैट मीन्स 0 मेरा जो 1 1 आएगा, 0 0 1 1 वाला जो पोर्शन आएगा, तब मेरा यहाँ पे 4 नंबर जो रैम है वो पर्टिकुलर सेक्शन मेरा सिलेक्ट होगा। सो कोई भी एक रैम सेल सिलेक्ट होगा, डिपेंड करता है तुम्हारा डिकोडर में कौन सा वैल्यू दे रहा है, कौन सा सेल सिलेक्ट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे जो और एक सिग्नल है, স্যার और एक सिग्नल, हाँ बोलो। हेलो স্যার বলছি এই ডিকোডারে এটা যেটা বললেন তো এটা স্যার বুঝতে পারলাম না, যে একটুখানি বলবেন। আচ্ছা, ডিকোডারের কাজ কি, ডিকোডারের কাজ হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার সেকশনকে সিলেক্ট করা। তোমার কাছে 2x4 এইরকম একটা ডিকোডারের ইনপুট আছে, মানে ডিকোডার আছে, তার মানে তুমি যদি দুটো ইনপুট দাও, দুটো ইনপুট দিলে তুমি 4 রকমের আউটপুট পাবে, মানে 4টে আউটপুট পাবে। দুটো ইনপুট তোমার 4টে কম্বিনেশন হতে পারে। কি কি কম্বিনেশন হতে পারে, 0 0 0 1 1 0 1 1, এই 4টে কম্বিনেশন হতে পারে। যখন আমার 0 0 যখন ইনপুট যাচ্ছে, তখন আমার যে আউটপুটটা আসছে এখান থেকে যে ডিকোড হচ্ছে সেটা 0, এই পার্টিকুলার লাইনটা ডিকোড হচ্ছে, এই পার্টিকুলার লাইনটা আমার ডিকোড হচ্ছে। 0 0 যখন এই পার্টিকুলার লাইনটা আমার ডিকোড হচ্ছে, তার মানে বলছে যে এই যে 0 ভ্যালু, 0 0 ভ্যালু কি, 0 0 ভ্যালু 0, দ্যাট মিন্স 0 এর সিগন্যালটা আমার ডিকোড হচ্ছে, 0 এর সিগন্যালে ভ্যালু 1 যাচ্ছে, এই পার্টিকুলার সেকশনটা আমার ডিকোড হয়ে এই পার্টিকুলার র‍্যামটা আমার সিলেক্ট হচ্ছে। যখন আমার 0 1 0 1, তার মানে দ্যাট 0 1 এর ডিকোড ভ্যালু কোনটা, 0 1 মানে 1, 0 1 মানে 1, মানে এই 1 মানে হচ্ছে এই পার্টিকুলার যে আউটপুট লাইন এইটা ডিকোড হচ্ছে। এই পার্টিকুলার ডিকোড হচ্ছে মানে কি, আমার র‍্যাম এই যে সেকেন্ড র‍্যামটা র‍্যাম 2 এইটা আমার সিলেক্ট হচ্ছে। যখন আমার 1 0 1 0 মানে হচ্ছে 2 নম্বর যে লাইন, মানে এই যে লাইনটা, এই লাইনটা করেসপন্ডিং হচ্ছে এই লাইনটা ডিকোড হচ্ছে।
এই লাইনটা মানে হচ্ছে র্যাম 3, এই র্যাম 3টা আমার পয়েন্ট আউট হচ্ছে, র্যাম 3টা আমার অ্যাক্টিভ হচ্ছে। যখন আমার 1 1, তখন 1 1 মানে কি, আমার এই যে লাস্ট 3, এই যে 3 নম্বর যে লাইনটা, এই যে 4 নম্বরে যে 3 বলে লেখা আছে, এই লাইনটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে। এই লাইনটা মানে হচ্ছে আমার 4 নম্বর যে র্যামটা, এই 4 নম্বর র্যামটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে। দ্যাট মিন্स এই 4टे रैम मध्य कोई भी एक रैम एट ए टाइम एक्टिव होচ্ছে, कौन सा रैम को हमको एक्टिव करना है वो डिसाइड करते डिकोडर में कौन सा वैल्यू आ रहा है। डिकोडर सिलेक्ट करता है मेरा सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन लाइन में 1 आ रहा है, क्योंकि हमने बोला सिलेक्शन 1 में 1 आएगा तो वो पर्टिकुलर चिप है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि हम एट ए टाइम मल्टीपल रैम में डेटा स्टोर कर नहीं पाते। हम कोई भी एक रैम सेल में एट ए टाइम डेटा स्टोर कर पाते। मेरे पास बहुत सारा रैम मेमोरी है, कौन सा मेमोरी को हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन होगा डिकोडर के पार्ट से। डिकोडर के पार्ट में जब वो पर्टिकुलर मेमोरी सिलेक्ट होगा तब देखेंगे ये पर्टिकुलर एड्रेस में क्या वैल्यू है, तब ये जो एड्रेस मेरा 256 लोकेशन है वो 256 लोकेशन में कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट होगा। दैट मींस वो लोकेशन में आइदर डेटा रीड होगा और राइट होगा। रीड होगा क्या राइट होगा वो डिपेंड करते मेरा यहाँ पे रीड राइट का वैल्यू क्या है, 1 है क्या 0 है। 1 है मतलब हमको रीड करना है, 0 है मतलब हमको राइट करना है। जब रीड करेंगे तब वो पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा रीड होके सीपीयू में आएगा, जब राइट करेंगे डेटा यहाँ से आके यहाँ पे स्टोर होगा। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डिकोडर डिकोड करते कौन सा मेमोरी चिप को हम सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस बस सिलेक्ट करेंगे। मेमोरी सिलेक्ट होने के बाद कौन सा लोकेशन को हमको एक्टिव करना है, कौन सा लोकेशन को चूज करना है जहां पे हमारा डेटा रीड होगा और डेटा राइट होगा। डेटा रीड और राइट डिपेंड करता है उसका रीड और राइट ऑपरेशंस के ऊपर। अब हम चले जाते हैं हमारा जो रोम वाला सेक्शन है। देखो यहाँ पे जो रोम वाला सेक्शन है मेरा 512x8 बिट का रोम है। दैट मीन्स हम कभी ये पर्टिकुलर रैम को सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों में से कोई भी एक रैम सिलेक्ट होगा और कोई रोम सिलेक्ट होगा। जब रोम सिलेक्ट होगा तब रैम सिलेक्ट नहीं होगा, जब रैम सिलेक्ट होगा तब रोम सिलेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स इसका भी कोई एक सिलेक्शन लाइन का जरूरी है। सो ये सिलेक्शन लाइन के लिए मेरे पास देखो ईच एंड एवरी रैम के पास और एक दूसरा सिलेक्शन लाइन है। हमने देखा था जब हम रैम चिप के बारे में देखा था रैम चिप में दोनों सिलेक्शन लाइन होते हैं। जो पहला वाला सिलेक्शन लाइन वो उसका काम होता है कौन सा रैम को हमको सिलेक्ट करना है, और दूसरा जो सिलेक्शन लाइन होता है वो उसका मायने होता है, उसका मीनिंग होता है हमको रैम सिलेक्ट करना है क्या रोम सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स हमारा जो 11 वाला जो एड्रेस बस का वैल्यू है, जो सिग्नल है 11 वाला का जो पॉइंट है, यहाँ पे जब 1 आएगा 11 में जब 1 आएगा तब हम यहाँ पे CS2 सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स मेरा जो रैम है वो सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो नॉट गेट लगाया गया है, नॉट गेट मतलब ये तब सिलेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये रोम जब सिलेक्ट होगा दैट मीन्स ये CS के जब 1 होगा तब ये पर्टिकुलर जो रैम सेल है ईच एंड एवरी जो रैम सेल है उसका CS2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वो सिलेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आइदर रैम हम सिलेक्ट कर सकते और रोम सिलेक्ट कर सकते। जब हम रोम सिलेक्ट करेंगे तब रोम का वो लोकेशन सिलेक्ट होगा। रोम का लोकेशन हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो मेरे पास 512 लोकेशन है। 512 लोकेशन मतलब 2 to the power 9 उसमें से 1 to 8 हमारे पास ये 1 to 8 से आ गया और 9 नंबर जो एड्रेस है वो डायरेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे देखो ये एक लाइन आ रहा है, डायरेक्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन डायरेक्ट 9 नंबर एड्रेस को ले रहा है। दैट मीन्स रोम में मेरा 9 एड्रेस लाइन है और रैम में मेरा 8 एड्रेस लाइन है। रैम को सिलेक्ट करना है क्या रोम को सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है मेरा CS का वैल्यू क्या है। CS का वैल्यू मतलब मेरा 11 नंबर एड्रेस लाइन का वैल्यू क्या है
उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है मेरा रैम को सिलेक्ट करना है कि रोम को सिलेक्ट करना है। जब रैम सिलेक्ट होगा तो रैम में से कोई भी एक रैम सिलेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है मेरा डिकोडर का वैल्यू क्या है। डिकोडर के हिसाब से वो पर्टिकुलर एक रैम सिलेक्ट होगा और ये एड्रेस लाइन से डेटा आएगा, रीड राइट ऑपरेशन से मेरा रीड राइट ऑपरेशन स्पेसिफाई होगा, उसके हिसाब से डेटा बाइडायरेक्शनल वे में आइदर यहाँ पे स्टोर होगा और डेटा फेच होके सीपीयू में जाएगा। बट रोम में जो होगा ऑलवेज डेटा यूनिडायरेक्शनल है, वो डेटा ओनली रीड होगा। बट रीड होने के लिए मेरा एड्रेस लाइन का जरूरी है। ये एड्रेस लाइन जो 9 बिट का एड्रेस लाइन मेरा 512 लोकेशन को स्टोर करता है, बट यहाँ पे 8 डेटा वास है, जो 8 डेटा वास से हम 8 डेटा को क्या करते, 8 डेटा को हम रीड करते और हमारा सीपीयू में ले जाते। सो ये इस तरीके से हम कोई एक मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते। हमारे पास जो मेमोरी आ गया है वो मेमोरी क्या है, 256 256 256 4 256 है और एक 512 है। सो मेरा मेमोरी का ऐड करोगे तो उतना मेमोरी क्रॉस 8। सो दैट मीन्स हमने इस टाइप का एक मेमोरी सेल क्रिएट किया है, एक्सपैंड किया है वर्टिकली उसको लगा के। सो वर्टिकली जब लगाएंगे मेरा डेटा बस का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, मेरा नंबर ऑफ लोकेशन इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन 256 था, यहाँ पे 256 प्लस 256 प्लस 256 दैट मीन्स 1 के मेमोरी आ गया। यहाँ पे 1 के मेमोरी हमने क्रिएट कर दिया रैम, और यहाँ पे 512 रोम। दैट मीन्स ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। दैट मीन्स ये हेटेरोजेनियस टाइप का एक वर्टिकल एक्सपेंशन है। सो इस तरीके से हम कोई एक मेमोरी मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার যদি আমি 5টা র্যাম দিই তখন তো 3x8 ডিকোডার লাগবে, আর তখন স্যার যে বাকি ডিকোডারের মানে 5টা ইউজ তো হবে না, আউটপুট ইউজ হবে না, ইউজ হবে না, আর ইউজ যে হবে না। 3টে ওগুলো কোথায় যাবে? ওগুলোর কোনো আর- ইউজ হবে না, ওগুলোর কোনো ইউজ নেই। ওগুলো তুমি আচ্ছা, ওগুলো জাস্ট বের করে রেখে দেবো আর কি। ওগুলো জাস্ট বের করে রাখা থাকবে, ওগুলোর কোনো ইউজ থাকবে না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওগুলোর কোনো ইউজ থাকবে না। ठीक है, सो हम और एक चीज दे देते, चलो यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया, देखो कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे जो देखो 1 to 8, ये 1 to 8 हमने डोंट केयर कंडीशन लगाया। হ্যাঁ বলো বলো, কে বলছো? সার্কিটটাকে আরেকবার দেখেন একটু। সার্কিটটা ওকে ওকে ওকে, সার্কিট দেখো একটু ছোট করে দেবো না বড়ই থাকবে? স্যার এখানে ডিকোডারের সিলেকশন লাইনটা স্যার কোথা থেকে ঢুকেছে? ও এখানে এটা দেখানো হয়, তার মানে স্যার থাকবে এটা এত অ্যাকচুয়ালি, কিছু, তাই তো? এটা কিছু এত দেখানো হয়নি, এত কিছু দেখানো হয়নি। ওকে স্যার। তুমি যেটা বলছো সিলেকশন লাইন, আমি মেইনলি ডিকোডারের কাজটা দেখিয়েছি এটা দিয়ে, কেননা তোমার যত এখান থেকে কাজ করবে তত এটা ক্লামসি হয়ে যাবে তোমার কথা অনুযায়ী। মানে আমার মেইন পারপাস হচ্ছে এই র্যামটাকে কিভাবে সিলেক্ট করছি সেটাকে দেখানো। ওকে স্যার। বুঝতে পেরেছো? মেইন ফোকাস ওই জায়গাটা রাখানো হয়েছে, একদম তোমার কথা অনুযায়ী সঠিক, ভেরি গুড। আচ্ছা এবার চলে এসো এখানে, এইবার এইখানে চলে এসো যে এখানে যে প্রবলেমটা দেখানো হয়েছে, দেখো প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটা আমাদের এখানে 4খানা র্যাম আর একটা রম লাগানো হয়েছে। 4খানা র্যামের মধ্যে দেখো 1 to 8, ये जो 1 to 8 है, ये 1 to 8 मेरा एड्रेस बस है। दैट मीन्स ये 1 to 8 मेरा 4 रैम और एक रोम में कनेक्टेड है, उसका वैल्यू कोई भी आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन लगाया। अब देखो 9 का वैल्यू, जब 9 और 10, देखो 9 और 10 जब 0 0, क्योंकि 9 10 को हम डिकोडर में डाला, 9 और 10 को हम डिकोडर में डाला, जब डिकोडर में डालेंगे 9 और 10 को तब क्या होगा? देखो 9 আর 10 মিলে তো CS1 টা সিলেক্ট হচ্ছে তো। यस यस यस, ये सिलेक्शंस के लिए यूज हो रहा है। देखो 0 0 मेरा रैम 1 है, 0 1 मेरा रैम 2 है, 1 0 मेरा रैम 3 है और 1 1 मेरा रैम 4 है। और
रैम ये जो 9 वाला सेक्शन मेरा रोम में गया था, क्योंकि रोम का मेरा 512 का साइज था। दैट मीन्स रोम का कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों लेके रोम का कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉस लगाया, दैट मीन्स यहाँ पे भी डोंट केयर कंडीशंस लगाया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस 9, ये एड्रेस 9 मेरा 9 से आ रहा है, 9 से। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया। अब हम लगाएंगे मेरा जो 1 वाला सेक्शन, दैट मीन्स 11 वाला इनपुट। जब 11 वाला इनपुट यहाँ पे 1 आएगा और इस पे 0 आएगा, क्योंकि नॉट लगाया है, तो जब 1 आएगा तब रैम में कोई भी एक सिलेक्शन होगा और रोम सिलेक्शन नहीं होगा। जब यहाँ पे 0 आएगा तब ये 1 आएगा तो रोम सिलेक्शन होगा। सो इस तरीके से हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, जिस तरीके से तुम एक आइडिया कर सकते हो मेरा जो 16 बिट एड्रेस बस है, इस एड्रेस बस से क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 16 बिट जो एड्रेस बस है वहाँ पे ओनली जो 11 एड्रेस बस ही काम कर रहा है, जो रिमेनिंग जो एड्रेस बस, वो रिमेनिंग एड्रेस बस कोई काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स रिमेनिंग एड्रेस बस का कोई काम नहीं है। दैट मीन्स 12 to 16 देख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है हम 12 to 16 का कोई यहाँ पे काम नहीं है। जब तुम ये थोड़ा एक्सपेंड करोगे और ज्यादा रैम लेके एक्सपेंड करोगे तब इसका जरूरत लगेगा, इसलिए ये पर्टिकुलर पोर्शन वैकेंट है। बट मैक्स टू मैक्स तुम 16 एड्रेस लाइन यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम यूज नहीं कर पाओगे। सो याद रखना, जब तुम्हारे पास ये 15 পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আমি এর জন্য নিতে পারবো আপনার যে 0 থেকে ধরলে 0 থেকে 50 না ওটা না বলছি স্যার, আমি বলছি স্যার 15 পর্যন্ত ডিকোডারের জন্য নিতে পারবো, কারণ স্যার একটা লাইন তো সিএসপি এর জন্য একটা ফাঁকা রাখতে হবে। হ্যাঁ একদম বিভু, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে আমরা মেমোরি সেলকে আরো অনেক বড় মেমোরি সেল নিয়ে আমি এটাকে ভার্টিক্যালি এক্সপ্যান্ড করতে পারবো আনটিল we reach to the 16 एड्रेस लाइन। 16 एड्रेस लाइन जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम डिफरेंट मेमोरी चिप को वर्टिकली ऐड करके मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। सो तुम एक काम करो, हम और एक एग्जाम्पल दे रहा है, उसको तुम सॉल्व करो। ले लो যা কি হলো, এটা কোন খাতায় করব তো? হ্যাঁ খাতায় করবে, খাতায় করে তোমরা আজকে করতে হবে না, আজকে তোমরা প্রবলেমটা নিয়ে নাও, প্রবলেমটা নিয়ে সলভ করো। নেক্সট আমরা তো শনিবার বসছি, তখন তোমরা আমাকে বলবে কিরকম হবে, বা আমি তোমাদের ছবিটা দেখিয়ে দেবো, তোমরা মিলিয়ে নেবে যে তোমরা ঠিক করেছো কিনা। উইথ ট্রুথ টেবিল মানে ট্রুথ টেবিল मतलब ये पर्टिकुलर, हाँ বুঝতে পেরেছি। ठीक है। अरे এই पर्टिकुलर लोकेशन ये वाला, हाँ ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम वाला लिख लो, लिखने के बाद तुम सॉल्व करो। ओके सर। अभी नहीं, तुम धीरे धीरे करके सॉल्व करो, हम सैटरडे में ये चीज देखेंगे, सैटरडे में देखेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। हाँ सर। तुमको ये एग्जाम में आता है नॉर्मली, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैसे हम मेमोरी के एक्सपेंड करते, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिफरेंट प्रॉब्लम दे जाते हैं। तुमको सोच के उसको बनाना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है तुमको हॉरिजॉन्टली करना होगा कि वर्टिकली करना होगा, उसके बाद तुमको करना होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो सेक्शंस है, ये पर्टिकुलर जिस चीज को तुमने स्नैपशॉट ले लो और लिख भी सकते हो, लिखने के बाद तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम हम देखेंगे, ठीक है। सो हम रोल नंबर कॉल कर लेते हैं। रोल नंबर रोहित है ना, रोहित की प्रेजेंट আছে? हाँ सर रोहित है। अच्छा रोहित, तुम बोल सकते हो क्या ओके ऋतुब्रत, ओके ठीक है। क्या रोहित नहीं सर, रोहित नहीं है सर। ওকে, তাহলে আমি একটু রোল নাম্বার গুলো একটু কল করে নিচ্ছি। ওকে, রোল নাম্বার 1 প্রেজেন্ট আছে। ওকে, রোল নাম্বার 2, রোল নাম্বার 2, ওকে, রোল নাম্বার 3, यस सर আছে। यस सर।
ओके रोल। यस सर। हेलो सर। हाँ रोहित बोलो। 5 और 7 नहीं। 5 और 7 नहीं, ওকে ওকে। মানে আমার স্যার নেটের প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছিলাম মাঝখানে। ওকে ওকে ঠিক আছে। কিছুক্ষণ আগে নেটের প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছিলাম। বলে কে নেই বলে 5 আর 7 তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে সায়নের অজিত নেই। ठीक है ठीक है ओके ठीक है। हम लोग क्लोज Okay, कर लेते हैं sir. ये पर्टिकुलर पार्ट। और कल हम सेल्स स्क्रिप्ट में बारे में देखेंगे जो जो प्रॉब्लम हमने दिया था। कौन सा पार्ट तुमने सॉल्व कर पाए हो, क्या क्या प्रॉब्लम मनीष ने बोला है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो हम देखेंगे कैसे कल सॉल्व होगा टोटल। और हम ये जो मेमोरी वाला पार्ट हम देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो लैब होगा हम वो सिमुलेटर से कर पाएंगे क्या नहीं वो हम देखेंगे। ठीक है सो हम क्लोज कर लेते हैं चलो। Okay, sir. Thank you. ठीक है चलो।